हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके नीट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन एंड मेसोजोम। ओके, फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए 1 मिनट के अंदर, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ओके, हमारी आपको बता दें कि हमारी नीट की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं जो कि 5 जून से स्टार्ट हो गई थी, और आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा नीट का सिलेबस कराया जाएगा, बायोलॉजी का, प्लस रिवीजन भी होगा। नोट्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, कुछ भी स्किप नहीं होगा। जो भी जुड़ते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में यस लिखिए ताकि मुझे पता रहे। अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, आपको कोई भी क्लास मिस ना हो, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन ऑन करके रखना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी आए आपको पता चल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, इसका मतलब होता है कि यह सभी पदार्थ को फ्रीली अंदर नहीं आने देती है, बल्कि उसका मतलब सिलेक्शन करती है कि कौन से जो पदार्थ हैं वो अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो हमारे कुछ टर्म होते हैं: परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसको कैसे समझते हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे एक होते हैं सॉल्यूट, एक होते हैं सॉल्वेंट, मतलब H2O वाले। तो परमिएबल वो होते हैं जो सॉल्यूट को भी आने देते हैं एंड सॉल्वेंट को भी आने देते हैं। इम्परमिएबल वो होते हैं जो किसी को भी आने नहीं देते हैं। सेमी परमिएबल वो होते हैं जो सॉल्वेंट को तो आने नहीं देते हैं, पर सॉल्यूट को नहीं आने देते हैं, सॉल्वेंट को आने देते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि सॉल्वेंट तो आता है, बट जो सॉल्यूट होते हैं उसका सिलेक्शन करता है। और 2 वर्ड्स आपने देखे हैं, देखना आपको आगे भी देखने को मिलेगा। एक होता है सेमी और हेमी, का मतलब होता है हाफ। ओके, सेमी परमिएबल मतलब आधी हाफ होती है, मतलब आधी परमिएबल होती है, आधी परमिएबल नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा इधर ये इनफोल्डिंग। तो सेल मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग होती है, तो इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? मेसोजोम। ठीक है, मेसोजोम की बात करते हैं। मेसोजोम कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में अंदर जो इनफोल्डिंग होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई हुई है आपको, इसको क्या बोलते हैं? मेसोजोम। जब अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। मेसोजोम स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसकी अपीयरेंस वेसिकल्स हो सकती है, ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकती है, लैमिलाई फॉर्म में हो सकती है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, वेसिकल फॉर्म, ट्यूबुलर एंड लैमिलाई फॉर्म में। ये मेसोजोम का स्ट्रक्चर है। ये हमारी सबसे आउटर वाली हमारी हो जाएगी सेल वॉल, ये अंदर वाली हमारी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और ये जो किनारों पे जो प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं हमारे पेरीफेरल मेसोजोम। ये हमारे पेरिफेरल मेसोजोम होते हैं। और ये बीच में होते हैं, इसको हम सेंट्रल मेसोजोम। बीच में कहने का मतलब, बीच में तो ये भी है, बीच में मतलब ये जो बीच का जो एरिया है, ये मेसोजोम बीच वाले एरिया तक कवर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मेसोजोम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो जो हमारा मेसोजोम होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं उसके बाद कर लेते हैं। मेसोजोम क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन या ईटीएस साइकिल में, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स, जब डिवीज़न के टाइम पे डॉटर सेल का सेपरेशन करने में हेल्प करता है, और सेक्रेशन ऑफ मटेरियल का सेक्रेशन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है,
यहाँ तक आप सब लोग साथ में नोट करते चलिए। इसमें क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या होता है? हमारा प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए म्यूजोसोम क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? इसको किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था भाई, क्रिश्चियन ग्राम। इसके शॉर्ट फॉर्म में सी ग्राम भी बोलते हैं। इसके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया। किस बेसिस पे? एक तो डिफरेंट इन द सेल एनवेलप और दूसरा रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग मेथड। जो स्टेनिंग मेथड है उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से बैक्टीरिया को क्लासीफाइड किया गया। किस में क्लासीफाई? एक हमारा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है क्या होता है? एक हमारा होता है ग्राम, एक सेकेंड, स्टेनिंग के मेथड पे हमने क्या देखेंगे? एक होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, क्या हो रहा है? एक होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, दूसरा आ जाएगा निगेटिव। स्लाइड बैक क्यों हो रही है? ठीक है, आप ऐसा समझिए, एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अब इस मेथड को हम समझते हैं, स्टेनिंग टेक्निक को समझते हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। इस टेक्निक की सहायता से हम लोग क्या, मैंने बताया कि बैक्टीरिया को उनके सेल एनवेलप की स्ट्रक्चर और स्टेनिंग प्रोसेस के हिसाब से, स्टेनिंग जो रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, फिर होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टेनिंग मेथड क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक बैक्टीरिया का सैंपल लिया, ठीक है, उसको हमने एयर ड्राई किया। उसके बाद हमने उस पर क्रिस्टल वॉलेट डाई का स्टेन का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने उसको वाटर वॉश किया। वाटर वॉश करने के बाद में उस पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला 0.5%, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्डेंट, जिसको क्या बोलते हैं? मॉर्डेंट। ठीक है। देन उसके बाद में बैक्टीरिया में ब्लू कलर, ये आपको देख रहे होगे यहाँ पे ब्लू कलर बैक्टीरिया में आया। फिर उसके बाद में डीकलराइज किया अल्कोहल से। डीकलराइज मतलब कलर को निकालना। ठीक है। अब डीकलराइजेशन के बाद में एक तो कलरलेस हो गया, दूसरा हमारा हो गया ब्लू कलर में। मतलब जिस पे ये डीकलराइजेशन से जिसका कलर निकल गया वो कलरलेस हो गया। जो कलर स्टेन करे रहा उसको, वो हमारा बचा ब्लू कलर का वाला, ब्लू कलर। इसके बाद में हमने इस पर सेफरिन डाला। सेफरिन को क्या बोलते हैं? ये काउंटर स्टेन बोलते हैं। क्या है ये? इसको काउंटर स्टेन बोलते हैं, काउंटर स्टेन डाई, सेफरिन को। उसके बाद ये जो कलरलेस था, इसकी वजह से ये ब्लू कलर निकला इसमें से, तो ये हमारा कैसा हो गया? पिंक कलर का, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो सेफरिन था तो इसमें क्या होगा? ये पर्पल कलर का हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? जिसमें हम जो हमारा ब्लू कलर वाला स्टेन करे रहा कलर, उसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। और फिर आगे चल के हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, जो डाउट पोर्टल, जिसको आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है फ्लैजेलाइन प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपको साथ साथ में आप नोट्स जो है कि वो लिखते रहिए, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा कि पीडीएफ से ही आप पढ़ रहे हैं। आपने खुद के नोट्स बने हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी मैं नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी हमारी क्लास रेगुलर होती हैं, रोज़ होती हैं 8 बजे।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अब बात करते हैं फ्लैजेला इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और लोकोमोशन के में हेल्प करता है। किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि फ्लैजेला दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। डिफरेंस क्या होता है? एक में 9+2 अरेंजमेंट होता है, एक में 9+0 अरेंजमेंट होता है। फिर बात करते हैं मूवमेंट की। फ्लैजेला में मूवमेंट कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में मूवमेंट होता है रोटेटरी मूवमेंट, यूकैरियोट्स में होता है बेंडिंग मूवमेंट होता है, मतलब बेंड कर करके फ्लैजेला चलता है। ठीक है। और फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इन डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब फ्लैजेला का नंबर डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो जो हमारा आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजेला का नंबर कैसा होता है? 0। उसमें फ्लैजेला नहीं होता है। ये ट्राइकस मतलब नो फ्लैजेला। ठीक है। ए ट्राइकस में का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा बात करते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मोनोट्राइकस में क्या होता है? जिसके एक सिरे पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। फिर आता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जिसके दोनों सिरों पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। फिर आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब होता है इसमें सेल के सिरे पर गुच्छे जैसे प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों साइड, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस पांचवा हमारा आता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है? दोनों सिरों पर नहीं, सिर्फ एक सिरे पर गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड मैं क्रॉस चेक करती हूँ। सिफेलो एंड लोफो फिलहाल तो सही है, आप यहाँ तक नोट करिए फटाफट। फिर उसके बाद में आता है हमारा पेरीफेरल ट्राइकस। पेरीफेरल का मतलब होता है जिसको पूरी बॉडी पे पेरीफेरल पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। पेरी का मतलब होता है पेरीफेरल, उसको बोलते हैं पेरीफेरल फ्लैजेला। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए फटाफट। यहाँ तक हो गया? लिख लिया सबने? अगर लिख लिया है तो फिर आगे बढ़ें। ए ट्राइकस नो फ्लैजेला, मोनोट्राइकस 1 फ्लैजेला, एम्फीट्राइकस 1 एट बोथ, एक फ्लैजेला दोनों तरफ। लोफोट्राइकस का मतलब होता है ट्रफ्ट एट बोथ एंड, एंड सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है ट्रफ्ट एट 1 एंड। पेरीट्राइकस का मतलब होता है ऑल अराउंड ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया था ना पीछे वाला क्लास? तो स्टार्ट करें फिर फ्लैजेला की स्ट्रक्चर। तो हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया की क्या करता है? लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा हुक, फिलामेंट, दूसरा हमारा होता है ये बेसल बॉडी। 3 पार्ट होते हैं, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडी। ठीक है, ये तीनों से मिलकर हमारा हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, जो हमारा हुक फिलामेंट होता है ये किससे जुड़ता है? बेसल बॉडी से जुड़ता है। बेसल बॉडी में क्या क्या होता है? हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंड इसमें जो रोटेशन होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बेसल बॉडी की होती है। ये जो हमारे है ये हमारी ऊपर वाली हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, जो लाइपोसैकेराइड्स की बनी होती है।
फिर ये हमारी ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फिर ये जो लास्ट वाली है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें रिंग प्रेजेंट होती हैं, जो सबसे नीचे होती है एम रिंग हो जाती है, ये वाली हमारी एस रिंग एंड ये वाली हमारी पी रिंग होती है, और ये सबसे ऊपर वाली एल रिंग होती है। ये जो बीच में लंबी लंबी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं रॉड, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम इतने को बेसल बॉडी, बेसल बॉडी पार्ट। ये हमारा हुक हो जाएगा, ये फिलामेंट हो जाएगा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखी हुई है लाइन, ये ध्यान रखना। फ्लैजेला का जो फिलामेंट पार्ट होता है ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम यहाँ पे ऑप्शंस आपको सेल वॉल की जगह दे देंगे, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्या होगा तो ऑप्शन क्या होगा, सेल वॉल। इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से एक्सटेंड होता है। फिलामेंट क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिर बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में फ्लैजेला कैसे होते हैं और हुक लेंथ कैसी होती है, कौन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो रिंग की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं, एस और एम। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं, एल, पी, एस, एम। फिर हुक लेंथ की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में लॉन्ग होता है, ग्राम नेगेटिव में शॉर्ट हुक लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, और आप जितने भी क्लासेस कराएंगे आप उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज ज़रूर करते रहना, वरना क्लास करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले आप 5 मिनट जो पहले की क्लास है उसको रिवाइज़ कर लो फटाफट, देन उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फरवरी स्टार्टिंग में या जनवरी लास्ट तक ही आपका सिलेबस पूरा बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ में अभी हम थोड़ा सा क्लास हो जाए, 1-2 लेक्चर और हो जाए, देन उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास हमारी कल फिर से आएगी रात 8 बजे। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।